गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी टॉनिक्स में स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एक शॉपकीपर के पास कैसे ऑब्जेक्ट बढ़ने से प्रॉब्लम बढ़ रही थी। उसका जो ऑब्जेक्ट का कंपेयर अगर हम लोग प्रॉब्लम से कर रहे थे तो हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट बढ़े जा रहा था, उसी कंपेरिजन प्रॉब्लम भी बढ़ता ही चला जा रहा था। अब प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट बढ़ा, प्रॉब्लम बढ़ा, प्रॉब्लम बढ़ा। ऑब्जेक्ट जितना जिस हिसाब से इंक्रीज हो रहा था प्रॉब्लम भी उसी हिसाब से इंक्रीज हो रहा था। शॉपकीपर ने इस प्रॉब्लम को खत्म करके अपना शॉपकीपर अच्छा से चला पा रहे थे। उसी प्रकार जब एलिमेंट हमारे नेचुरल में पहले से प्रेजेंट था और जो डिस्कवर नए नए एलिमेंट्स आ रहे थे तो इन तत्वों को अरेंज करने का एक बेहतरीन तरीका लाना था। उसी तरीकाओं में जो सबसे पहला प्रयास लाने का जो कोशिश किया था, एलिमेंट्स को अरेंज करने का जो तरीका लाने का पहला प्रयास किया था, हम लोग जानते हैं पिछले क्लास में, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा भी है। जो बच्चे अभी तक पिछला क्लास नहीं पढ़े हैं उसको जा करके इस क्लास को देखने से पहले उस क्लास को पढ़िए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेटर तरीका से क्लियर हो पाए। तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि एंटोनियो लेबोजे ने जो उसके टाइम 33 एलिमेंट टोटल 33 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, उसने 33 एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल के बेस में दो भागों में क्लासिफिकेशन किया था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम एंटोनियो लेबोजे के सामने तब आई जबकि मेटलॉइड उप धातु का खोज हो गया था। जैसा कि हम यहाँ पे देखिए, आप लोग जानते हैं ये बात, हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि लेबोजियर का जो एटॉमिक टेबल या एटॉमिक एलिमेंट अरेंजमेंट करने का जो हम यहाँ पे लिखते एलिमेंट अरेंज करने का जो तरीका था वो फेल हो गया था। कारण क्या था जी? मेटलॉइड्स। ये हमको नई बात नहीं बता रहे, पिछले क्लास में इस पर चर्चा हो चुकी है। मेटलॉइड्स जिसको हम लोग उप धातु बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उप धातु के कारण ये जो अरेंज किए थे 33 एलिमेंट्स के, क्या हो चुका था? फेल हो चुका था। हम लोग एग्जाम्पल में कार्बन भी लिए थे और वहां देखे थे कि इसका 2 और 4 होता है। तो इस 4 में एक इलेक्ट्रॉन लेगा अब कार्बन यहाँ से, कि कितना इलेक्ट्रॉन देगा, कितना इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन, ये कोई डिसीजन नहीं ले पा जा रहा था यहाँ से। तो इस प्रकार मेटलॉइड उप धातु के खोज होने के बाद लेबोजियर का टोटली अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट विल बी फेल हो चुका था। ये बात आप समझ गए हैं। इसके बाद जो आए थे, आपने देखा था पिछले क्लास में कि जॉन डाल्टन आए। जॉन डाल्टन के बाद डोवर्नियर आए, जो जर्मन साइंटिस्ट थे। इसने बहुत हद तक अच्छे तरीका अपनाए थे। आपने वहां देखा था कि इसने ट्राइड दिया था, ग्रुपिंग ऑफ थिलिंग एलिमेंट्स, और इसने बेस जो अरेंजमेंट रखा था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, यहाँ पे हम बोल सकते हैं। इसके बाद जो आए थे एक महान ब्रिटिश साइंटिस्ट जिसका नाम था जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। उसने एलिमेंट्स को बहुत एक अच्छे तरीका से डोवर्नियर के ही तरह ग्रुप बनाया था, लेकिन उसने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था, यहाँ पे 7 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था। चलिए देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स, ये उनके सारे एलिमेंट्स का अरेंजमेंट थे। इसी प्रकार उसने अपने अरेंजमेंट को बताया था और इसने जो अपना काम शुरू किया था, तत्वों के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में जानने का जो प्रयास किया था 1864-65 ईस्वी में। इसने अपना रिपोर्ट जो दिया था 1866 ईस्वी में दिया था। इस 1866 में जो अपना अरेंजमेंट दिया था दुनिया के सामने, यही अरेंजमेंट था। और उनका भी आधार, अरेंज करने का जो आधार था लेबोजियर साहब का, जिस तरह से डोवर्नियर ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, यहां से देखते हैं, जिस तरह से डोवर्नियर ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रखा था। एटॉमिक मास यहाँ से हम वेट भी बोल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसी प्रकार यहाँ न्यूलैंड्स ने भी अपने एलिमेंट्स को अरेंज करने का तरीका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ही रखा था। आप जानते हैं जो हाइड्रोजन है उससे भारी कौन है? लिथियम है। इसका मतलब जो मास होगा हाइड्रोजन से ज्यादा होगा लिथियम का, बेरिलियम का मास लिथियम से ज्यादा है। उसी प्रकार यहाँ पे नाइट्रोजन का मास जो है, ऑक्सीजन का मास जो है वो नाइट्रोजन से ज्यादा है। तो क्या हो रहा है? देख रहे हैं मास क्या हो रहा है, एटॉमिक मास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसी बेस पे न्यूलैंड ने भी डोवर्नियर की तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ही रखा था। और इसका सबसे बेस्ट तरीका ये था, जिस प्रकार डोवर्नियर ने ग्रुपिंग किया था, ये भी ग्रुपिंग किया हुआ था किसने का एलिमेंट्स का? ग्रुपिंग ऑफ यहाँ पे 7 एलिमेंट्स। ये कितने एलिमेंट्स का ग्रुपिंग कर चुका था? 7 एलिमेंट्स का। देख सकते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7,
फिर इसके नीचे 7 है, फिर इसके नीचे 7 है, तो 7 एलिमेंट्स का ग्रुपिंग किया था। लेकिन इसने ग्रुप बनाने का जो तरीका था वो म्यूजिक टोन से लिया गया हुआ था। म्यूजिक का जो टोन होता है आप जानते हैं, जो संगीत का धुन होता है, सा रे गा मा पा धा नि सा या नी, कितना लोग निशा भी बोलते हैं, कितना कई जगह आप नी भी देखे होंगे। तो उसने जो न्यूलैंड्स ने एलिमेंट्स को जो ग्रुप बनाने का काम किया वो म्यूजिक के टोन के बेस पे किया। जिस प्रकार सा रे गा मा पा धा नि सा होता है, उसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सा रे गा मा पा धा नि सा, इसके बाद फिर क्या होगा सा रे गा मा पा धा नि सा, फिर उसके बाद क्या होगा सा रे गा मा पा धा नि सा, फिर उसके बाद सा रे गा मा पा धा नि सा। उसी प्रकार आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन यहाँ फिर एलिमेंट सा के पास आ रहा है, फिर ये एलिमेंट रे के पास आ रहा है, फिर एलिमेंट ये मैग्नीशियम, ये सारे इसके रो में देख रहे हैं कि सब गा के सामने है तो गा के सामने है, ये सारे एलिमेंट सा के सामने है तो सा के सामने है। तो इसने 7 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और न्यूलैंड्स ने कहा कि जो 8वां एलिमेंट्स होगा ना वो पहले एलिमेंट्स के तरह ही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रखेगा। जिस प्रकार डोवर्नियर ने भी बताया था कि आप वहां पिछले क्लास में जाके देखिए, वहां पे आपका बेटर कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर आप यहाँ आइए, क्योंकि साइंस के डिफिनेशन में हमने आपको बताया था साइंस इज अ स्टडी विद सिस्टमेटिक, तो सिस्टमेटिक ढंग से क्रमबद्ध तरीका से तो पढ़ना ही होगा। तो पिछला क्लास जरूर देखिए, फिर इसको आके देखिए। तो उसी प्रकार जिस प्रकार डोवर्नियर ने अरेंज किया था उसी प्रकार इसने भी 7 ग्रुप का एलिमेंट का अरेंज किया, ग्रुप बनाया और कहा कि 8वां एलिमेंट जो होगा पहले एलिमेंट के ही तरह समान प्रॉपर्टी रखेगा। इसका मतलब क्या हुआ जी? मतलब ये हुआ कि इस ग्रुप में जो भी एलिमेंट है, कहने का मतलब हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकेल, इसमें जो भी आप एलिमेंट्स देख रहे हैं वो सब का सब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही रखने वाला है अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स। उसी प्रकार आप यहाँ पे देख रहे हैं दूसरे में कि जो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, कॉपर, रुबिडियम, ये सब जो भी एलिमेंट है ये सब एक ही इस कॉलम का जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है सबका सब सेम ही प्रॉपर्टी रखने वाला है। उसी सिमिलर इस तरह से, सिमिलर इस तरह से, सिमिलर इस तरह से, ये समान प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल एक ही रखेगा, ये कहना था न्यूलैंड्स का। तो इसने जो 8वें तत्व के बाद जो रिपीट हो रहा है इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हर पहले एलिमेंट की तरह, तो ये जो 8 के बाद हो रहा है ना, तो संगीत में भी ऑक्टेव एक वर्ड ये होता है, जो धुन जो 8 के बाद रिपीट होता है वहीं से ऑक्टेव लिया गया और इसने अपने लॉ का नाम क्या रख दिया? न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, जिसको हिंदी में न्यूलैंड्स का अष्टक नियम भी बोलते हैं। डोवर्नियर ने भी 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था आप जानते हैं, और 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को उसने ट्राइड नाम दिया था। इसने 7 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और बेस रखा सा रे गा मा पा धा नि सा, और उसका एक स्पेशल नाम दिया जो कहलाया न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। क्या कहलाया? न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, जिसको हिंदी में न्यूलैंड्स का अष्टक नियम भी बोलते हैं। तो इस तरह से जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने अपने 56 एलिमेंट का 56 एलिमेंट का अरेंज किया था। यहाँ पे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि न्यूलैंड्स के जो अरेंजमेंट था उसमें उसका पहला एलिमेंट्स क्या था, तो आपका नाम आएगा, पहला एलिमेंट्स आंसर जो होगा वो क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा कि न्यूलैंड्स के अरेंजमेंट में यहाँ आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल नहीं कहेंगे, यहाँ आवर्त का नाम ही नहीं आया। अभी सारे व्यक्ति, सारे साइंटिस्ट जो है अरेंज कर रहा है किसका? एलिमेंट्स का। तो अभी अरेंजमेंट हो रहा है, यहाँ पे कोई पीरियोडिक टेबल वेबल नहीं आने वाली है, अभी इनका जन्म नहीं हुआ, ये ध्यान रखिएगा। तो इसने जो न्यूलैंड के जो अरेंजमेंट था ऑक्टेव रूल के अंदर, उसने पहला एलिमेंट हाइड्रोजन को रखा हुआ था, और जो लास्ट एलिमेंट था वो मतलब 56 नंबर का जो एलिमेंट्स था वो था थोरियम, इसको हम लोग थोरियम भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि जो न्यूलैंड्स का जो अरेंजमेंट का जो अंतिम एलिमेंट था वो क्या था? लास्ट एलिमेंट क्या था? वो थोरियम था। और सबसे बड़ी बात, इसका जो काम कर रहा था ना वो सिर्फ कैल्शियम तक ही ये काम कर रहा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, ये इसके अरेंजमेंट से। पहला क्वेश्चन ये कि इसके अरेंजमेंट का पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है और काम कहाँ तक करेगा? कैल्शियम तक कर रहा था। ये इट वर्क्स ओनली वन ऑन द कैल्शियम, एंड इसका जो लास्ट एलिमेंट था वो थोरियम था। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े हैं तो बिल्कुल आगे जो है हम यही आगे जो इसका ये कंसेप्ट है
कि ये ऑक्टेव जो न्यूलैंड का रूल था ये भी इतना बेटर तरीका से इंक्रीजिंग ऑर्डर भी रखा, सारे गामा प्रतिशत से अपना अरेंज भी किया, बहुत हद तक इनका सही चल रहा था। लेकिन एक बात बताएं, ये भी फेल हो गया। बहुत बड़ी बात थी, इतना अच्छा अरेंजमेंट ये भी फेल हो चुका था। तो इसके फेल क्यों हुआ, ये क्यों नहीं काम कर पाया, इसका रीजन बहुत ज्यादा रीजन है और एग्जाम में इन्हीं रीजनों से बहुत सारे कंफ्यूजन टाइप का क्वेश्चंस आता है। तो कृपया आप इनका जो है फुली कंसंट्रेट होकर ये फेल क्यों हो गया ये देखें। तो इसके बाद जो इसका जो हम फेल होने का रीजन जो था, सबसे पहला तो यही था इनका कि ये कैल्शियम तक काम कर रहा था। कैल्शियम के बाद जो क्रोमियम आ रहा है, या आप देख रहे हैं यहाँ पे आयरन तक पहुंच रहा है, तो इधर ये काम ही नहीं कर रहा था। कहने का मतलब आप क्या बताएं कि क्रोमियम का वेट जो होगा, द्रव्यमान जो होगा, कैल्शियम से ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा, थोरियम का तो और ज्यादा वेट होगा। मतलब क्या हो रहा है जी, इट वर्क्स ओनली, इट वर्क्स, हम कह सकते हैं इट वर्क्स ओनली ऑन, it works only on lightly elements। बात को समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये कैल्शियम तक काम कर रहा था, इसके बाद जो भी एलिमेंट्स आ रहा है वो इनसे क्या हो रहा है, यहाँ थोरियम बहुत ज्यादा भारी होगा, इसका द्रव्यमान ज्यादा होगा तो भारी होगा, उससे कम ये होगा। ये कैल्शियम तक ही काम कर रहा था, मतलब इट वर्क्स ओनली ऑन लाइट एलिमेंट, हैवी एलिमेंट, भारी तत्वों के लिए काम ही नहीं कर रहा था। इसके बाद जो इधर है इसका प्रॉपर्टी सेम नहीं मिल रहा था, इसका प्रॉपर्टी सेम मिल ही नहीं रहा था, ये सब गलत साबित हो रहा था। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि ये जितना भी एलिमेंट्स आपको दिख रहा है, जितना भी एलिमेंट्स दिख रहा है, इसके बाद तो ये काम कर ही नहीं रहा था। इट वर्क्स ओनली ऑन कैल्शियम एंड इट वर्क्स ओनली ऑन लाइटली एलिमेंट, हैवी एलिमेंट के लिए काम नहीं कर रहा था। दूसरा बात इसमें देखिए क्या था कि आप देख रहे हैं कि बहुत जगह दो एलिमेंट्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे हो रहा है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। मतलब एक में ही दो एलिमेंट्स को रख दिया, जो कि एकदम गलत था। अगर आप शॉपकीपर ने भी अपना अरेंजमेंट जो किया हुआ था, अगर यहाँ बिस्किट रख रहा था, आप एक जगह अपने शॉपकीपर को देखिए, अगर जो बिस्किट का ग्रुप उसने बनाया था, तो इसमें अगर वो पार्ले यहाँ पे था, उसके नीचे हम लिखते हैं हॉर्लिक्स अगर था, या जो आपको मान के चले और कुछ भी ले लेते हैं, गुड डे बिस्कुट था, या इसी तरह से, तो अपने बिस्किट का ग्रुप बनाया, तो पार्ले के नीचे हॉर्लिक्स रखा था, हॉर्लिक्स के नीचे गुड डे रखेगा, या इसी के नीचे और सारा, अगर आप जानते हैं कि मेरी गोल्ड आता है, एक बिस्किट मेरी गोल्ड भी है, तो मेरी गोल्ड को उसके नीचे रखा, नहीं कि ये बिस्किट का ग्रुप बनाया तो सबको एक साथ रख दिया, ऐसा नहीं किया था। लेकिन इसने क्या किया, न्यूलैंड्स ने एक ही एलिमेंट्स को, दो एलिमेंट्स को एक ही घर में और साथ में रख दिया था, जो एकदम क्या हो रहा था, गलत हो रहा था। और न्यूलैंड्स ने यह भी बताया था कि कोबाल्ट और निकेल का प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के समान था, जो कि एकदम गलत था। तो हम नेक्स्ट मेरा क्या बन सकता है कंसेप्ट, नेक्स्ट मेरा पॉइंट ये बन जाता है कि कोबाल्ट एंड निकेल आर नॉट सेम प्रॉपर्टी एज हाइड्रोजन की तरह जो कोबाल्ट और निकेल प्रॉपर्टी सेम नहीं रख रहा था। लेकिन न्यूलैंड्स ने कहा क्या कि देखिए कोबाल्ट और निकेल का प्रॉपर्टी किसके तरह होगा, हाइड्रोजन की तरह होगा, जो बाद में जाकर के बिल्कुल गलत साबित हो गया। और इसके बाद अगर देखिए जो इसका नहीं काम करने का मेन रीजन था, ये जो आयरन देख रहे हैं और कोबाल्ट और निकेल देख रहे हैं, इस तीनों का लगभग सेम प्रॉपर्टी होता है। फेकोनिक का आप नाम सुने होंगे फिजिक्स के अंदर कि आयरन, कोबाल्ट और निकेल बहुत हद तक अपना प्रॉपर्टी सेम रखा था। लेकिन जब आप इस अरेंजमेंट को देखेंगे तो आयरन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और कोबाल्ट निकेल यहाँ दिखाई दे रहा है, जो एकदम क्या हो रहा था, गलत हो रहा था। बाद में ये चीज यहाँ पे कोबाल्ट आयरन कोबाल्ट निकेल को इतना दूर नहीं रखा जा सकता था, इस कारण से भी इसका टेबल क्या हो रहा है जी, गलत हो रहा है। अगर हम इसको मिटाएं तो यहाँ पे इस चीज को देख सकते हैं कि कोबाल्ट एंड निकेल, इसको ये इस यहाँ लिख सकते हैं कि आयरन वेरी फार
अवे फ्रॉम कोबाल्ट एंड निकेल। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सी कैपिटल होगा, ओ स्मॉल होगा। तो यहाँ आयरन जो था वेरी फार अवे फ्रॉम कोबाल्ट और निकेल, कोबाल्ट और निकेल से आयरन बहुत ज्यादा दूर था, जिस कारण से भी क्या हो रहा था, न्यूलैंड्स का जो ये अरेंजमेंट था गलत साबित हो जा रहा था। तो ये इस लिमिटेशन ऑफ जो है न्यूलैंड्स रूल का फेल होने का जो रीजन था, यही रीजन था। पहला रीजन तो यही कहेंगे, ये सिर्फ कैल्शियम तक काम कर रहा था, मतलब ये इट्स वर्क्स ओनली ऑन लाइटली एलिमेंट नॉट वर्क हैवी एलिमेंट। एंड सेकेंड पॉइंट जो बन रहा था मेरा कि इट्स वर्क्स, सेकेंड जो मेरा बन रहा था कि यहाँ जो कोबाल्ट और निकेल को दो एलिमेंट को एक साथ रख रहा था, ये भी डिमेरिट था। और सबसे बड़ी बात जो कोबाल्ट निकेल की प्रॉपर्टी कर दिया था कि इट्स सेम एज हाइड्रोजन, जो एकदम का क्या हो जा रहा था जी, गलत हो रहा था। बाद में जाके इस बात का प्रूफ भी होता है। दूसरा ये था कि कोबाल्ट और निकेल का प्रॉपर्टी जैसा ही लगभग आयरन का प्रॉपर्टी रख रहा था, लेकिन आयरन और कोबाल्ट निकेल में बहुत ज्यादा का डिस्टेंस था, ये भी इनके फेल होने का रीजन बना। बाद में जो आप देख रहे हैं कि हर 8वें के बाद, हर 7वें के बाद 8वें का प्रॉपर्टी सेम हो रहा है। तो प्रॉपर्टी आर रिपीटेड एट सेम इंटरवल पे जो प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं एलिमेंट्स का न्यूलैंड्स के अकॉर्डिंग रिपीट कर रहा था। तो ये जो प्रॉपर्टी का एक फिक्स इंटरवल के पास आता है, तो उसका नाम पीरियोडिसिटी होता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और यहाँ कोबाल्ट और निकेल एक साथ क्यों नहीं आएगा, कोबाल्ट निकेल यहाँ पे एक साथ क्यों नहीं आएगा, इसका क्लियर और बहुत अच्छा तरीका से पीरियोडिसिटी से होता है, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसके बाद हम लोग एलिमेंट को जो अरेंजमेंट करने के लिए आते हैं वो डिमित्री मेंडलीव होते हैं, और यहीं से एक आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल का जन्म होता है। उसने भी अरेंजमेंट किया, और अपने अरेंजमेंट का जो अरेंजमेंट जिस तरह से न्यूलैंड ने किया ना, तो उसी तरह से 1869 में डिमित्री मेंडलीव ने भी अरेंज किया, और उसका एक स्पेशल नाम दिया जो कहलाया आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल। तो याद रखिएगा कि पीरियोडिक टेबल का जो जन्म होगा वो हमारे नेक्स्ट क्लास से होने वाला है, डिमित्री मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से। और उसी को अरेंज किया और अपना अरेंज करने का नियम दिया, वो कहलाया आवर्त नियम, जिस कारण से पीरियोडिक टेबल का फादर हम लोग डिमित्री मेंडलीव को करते हैं। तो वो कैसे कैसे काम किए, उनका अरेंजमेंट करने का तरीका क्या था, वो सारी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।